तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाला टॉपिक डिस्कस कराया था। तो उसके अंदर मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, एग्जाम्पल 1 और 2, ठीक है। अब आपको देखो, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक रिसीट का कॉलम होता है और एक पेमेंट का कॉलम होता है। और रिसीट के अंदर जितने भी पैसे आते हुए होते हैं ना, सबको रिसीट मतलब रिसीट वाले कॉलम में दिखाया जाता है, और पेमेंट में जितने भी पैसे पेमेंट होते हैं उनको दिखाया जाता है। मैंने कल आपको फॉर्मेट भी सिखाया था। तो अभी देखो, एक क्वेश्चन हम करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 आपके बुक में है, एग्जाम्पल नंबर 3, और इस स्क्रीन पे भी देख सकते हो आप। तो ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द कैश बुक प्रिपेयर इट्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो आप देखो, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे, ये सब इनमें से या तो पैसा रिसीव होगा या पेमेंट होगा, और जितने भी पैसे कैश की ट्रांजैक्शन होंगी, पैसा आने की और जाने की, वही हम लोग रिसीट और पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। फॉर्मेट है, कल फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था। तो अकाउंट्स क्लब, जो भी क्लब होता है उसका नाम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये हमेशा उस साल का होता है, तो इसीलिए फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाए। और हमेशा की तरह यहाँ पे ना आपको हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, जैसे कैश बुक बनती है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बैंक जो भी होगा, दोनों लिख देना। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट में है तो राइट साइड में आएगा, और जितने पैसे हमें मिलेंगे इधर टू टू साइड में आ जाएगा, और जितना पैसा पे होगा वो सब बाई वाले साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कौन कौन सा कहाँ कहाँ आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले कह रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक, तो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा और टू साइड में आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हो हेडिंग रिसीट्स, रिसीट्स मतलब ये सब पैसा आ रहा है। तो एक तो सब्सक्रिप्शन से पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टू सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। इसी तरह से लाइफ मेंबरशिप फीस से पैसा आ रहा है, तो टू में आ जाएगा, डेबिट साइड में। जनरल डोनेशन, देखो जनरल डोनेशन ना, किसी ने डोनेशन दिया होगा किसी भी काम के लिए कि आप कहीं भी इस्तेमाल कर लो। तो बिजनेस मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास पैसा आया है, तो यहाँ पे जनरल डोनेशन करके हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे लिए मतलब पैसा आ रहा है। जब भी जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है, मतलब इसके डोनेशन के ऊपर जो भी जनरल फंड दिया गया वहां से हमें इंटरेस्ट मिला है, इन्वेस्टमेंट हमने उसे कर दिया होगा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो ये भी पैसा आ रहा है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जब हम बेचेंगे तो पैसा आएगा। चैरिटी शो से पैसा आ रहा है, तो चैरिटी शो डे टू डे एक्टिविटी होती है, हर एक एनपीओ करता है, तो उससे पैसा कमाया इसने। स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा तो इससे पैसा कमाया। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे सब पैसा आते हुए यहाँ आ गए सब। अब आप देखोगे यहाँ पे पेमेंट साइड में, अब पहले तो क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया ना मैंने, क्लोजिंग कैश बैलेंस जो होता है ये हमेशा राइट साइड में आता है, जैसे कैश बुक में दिखाते हैं। तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन दिखा देंगे, यहाँ पे दोनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे। ठीक है, हो सकता है कि क्लोजिंग बैलेंस ना एक कैश या बैंक का ना दे। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो बैंक का बैलेंस नहीं दिया है, तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है बैंक के सामने, तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर पेमेंट में जितना भी है, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, फर्नीचर, सैलरी, चैरिटी, सब के सब खर्चे, तो सब यहाँ पे आ गए। लास्ट में हम टोटल करेंगे 67,700 आएगा, और इसके टोटल में से ये सारे के सारे माइनस कर देंगे ये वाले, और ये वाला भी। तो हमारा बैंक का बैलेंस आ जाएगा, और जो भी आएगा वो हमारा एक आंसर होगा। एम आई क्लियर? तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन कौन सा करें, क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सब एक जैसे ही है। मैंने 4 तक दिया था ना होमवर्क। 3 तक दिया था। 5th तक, तो मुझे बताओ 3। 5th 3 तक। तो मुझे बताइए 3 तक में डाउट है किसी बच्चे को, तो मुझे पहले बताया वो बच्चा। किसी बच्चे को 3 क्वेश्चन तक डाउट है, रिसीट पेमेंट बनाते समय दिक्कत आई किसी को? नहीं सर हो गया था, पर एक हो गया? डाउट है छोटा सा। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ बताइए। ये रहा। इसमें वो लिखा हुआ है ना, वो हाँ देखो, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, क्या होता है ना कि जो एनपीओ होती है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कई बार ना सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। तो सेलिब्रिटी को बुलाते हैं तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई सेलिब्रिटी आएगा तो उसको थोड़ा बहुत ना होनोरेरियम देना पड़ता है, मतलब क्योंकि वो इतनी मेहनत से आया है, आते समय उसके अपने गाड़ी उड़ी का खर्चा लगा होगा।
और अपना शेड्यूल इतना पैक्ड शेड्यूल होता है इन लोगों का, तो वहां से वो आया है। तो इसी के बदले ना उसको एक सम्मान देने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो वही पैसा है, तो ये पेमेंट हो गया, पैसा जा रहा है। जैसे मान लो किसी ने स्पोर्ट्स क्लब में स्टेडियम बनाया, अब स्टेडियम को इनॉग्रेट करने के लिए या इस तरह से मतलब कभी कभी अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, सपोज करो कोई क्रिकेटर को बुला लिया, मान लो सहवाग को बुला लिया, तो कोई भी पर्सन जब जाएगा तो उसका खर्चा भी तो लगेगा, तो उसको एक सम्मान देने के लिए होनोरेरियम दिया जाता है, तो दिस इज एन एक्सपेंस। आ गया समझ में? तो ये पेमेंट वाले साइड में चला जाए, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे अभी। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब। अब देखो ये स्पोर्ट्स क्लब है, तो नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फॉर्मेट, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, जो भी क्लब का नाम है ना स्टूडेंट्स, वो क्लब का नाम लिखा जाता है, तो नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब लिखो। नॉर्थ, मैं बना रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब, फिर लिख देंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहां तक समझ में आया? ये हमेशा की तरह जैसे आप हमेशा बनाते हो ना, इसको ऐसे कर देना है, और यहाँ पे आपको पता ही है एक कॉलम बनाना है रिसीट एंड पेमेंट। अब इसके लिए आपको फॉर्मेट बना देना है यहाँ पे, एक रिसीट पेमेंट, तो रिसीट होगा और अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट, इस तरह से आपको एक अकाउंट बना देना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी साथ में बनाएं, एक क्वेश्चन हम लोग साथ ही अभी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है रिसीट, हमें लेफ्ट साइड में रिसीट रहेगा, इस तरफ पेमेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। बिल्कुल आसान टॉपिक है ये, टेस्ट में आ सकता है, इस पे क्वेश्चन है। अब देखो क्या करना है, जितने भी पैसे रिसीव्ड होंगे ना, सब हमारे डेबिट साइड में आएंगे टू टू करके। अब जैसे शुरुआत तो हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से होगी, आपको कैश का बैलेंस इसमें ढूंढना होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो देखो ओपनिंग बैलेंस ये वाला आपको लिख देना है, ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये वाला जो अमाउंट है ना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 50,000 60,000 लिख दो इसको। यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. कैश एट बैंक, ये एकदम हर बार आपको ये करना है ये काम। और जो भी अमाउंट है ना 50,000 और 60,000, अंदर वैल्यू लिख के और दोनों को टोटल करके बाहर दिखा देना है, ओके। अब जैसे ये 50,000 हो गया और ये 60,000 हो गया, तो इसका टोटल आपको यहाँ पे दिखा देना है, ये जैसे हमने दिखा दिया इसका टोटल। अब इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बाहर भेज देना है। 1,10,000 आ गया ना जैसे, तो 1,10,000 बाहर हो गया। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, यहीं से बस उतारते जाओ। अब जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आप देख रहे हो 2019 का भी है, 2020-21 का भी है और अगले साल का भी है, और हम बना रहे हैं 2021 का। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम सॉल्व करते हैं तो इट डजेंट मैटर, हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें बस इसको
कितना भी पैसा हो, चाहे पिछले साल का हो, चाहे अगले साल का हो, चाहे इस साल का हो, सबको हमें लेना होता है। तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से लिख देंगे, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो मैं लिख रहा हूं टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो ईयर है ना, ये ईयर उतार लेना है। जैसे ये देख रहे हो ना 2020, तो ये वाली ईयर आपको उतार लेना है। तो यहाँ पे मैं इस ईयर को उतार लूंगा। एक सेकेंड, ये वैल्यू एक बार सही कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? एक्सरसाइज का था ना, ये वाला। तो ईयर उतार लो, 2019-20 भेजो, मुझे बताते जाओ एक बार। तो 2019-20 हो गया, 2020-21 हो गया, इसको जल्दी जल्दी भेज दो। और 2021-22 हो गया, ठीक है। और इसका अमाउंट जो भी है, वो आपको अमाउंट उतार लेना है यहाँ पे। इसका अमाउंट है 4140 और 8000, तो इसको भेज देना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना है, बहुत इजी टॉपिक है। मतलब आप यूं मान के चलो, इसमें बस उतारने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा, और ये आ सकता है एग्जाम में, एक बार आ चुका है। तो इसको हल्के में मत लेना कि सर ये तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस जरूर करना। 8000 भेज दो यहाँ पे। 8000 हमने भेज दिया। अब इसका टोटल भी बुक वाले ने खुद ही दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें बस इसका टोटल लिख देना है। तो ये मैं लिख देता हूँ, इसका टोटल देखो यहीं से मिल जाएगा आपको। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 8 4 12, यानी कि 1,52,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1,52,000 लिख, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बताइए। अब मुझे बताओ फर्नीचर परचेज कहाँ आएगा? आप ही लोग बताते जाओ, मैं भेजता जाता हूँ। बताइए। साइड बाय हम्म, पेमेंट साइड। पेमेंट साइड तो लिखो, बाई फर्नीचर परचेज 70,000। लिखते जाओ जल्दी जल्दी। इसको 70,000 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है जनरल डोनेशन। बताइए मुझे, जनरल डोनेशन से पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा, क्योंकि ये वो राइट डोनेशन साइड। होती है जो किसी भी काम में यूज हो सकती है। ओके, तो जनरल डोनेशन से स्टूडेंट्स पैसा आएगा। तो जनरल डोनेशन है हमारी 20,000, तो यहाँ पे लिखो टू जनरल डोनेशन, लिख दो टू जनरल डोनेशन। ठीक है, 20,000 लिख दो। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें ना हर बार देखते रहना है कि कौन सा वैल्यू है, क्या है। अब अगला है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। ये स्पेसिफिक फंड बोलते हैं। ये डोनेशन हमें टूर्नामेंट के लिए मिला है 40,000। और इसी तरह से डोनेशन फॉर पवेलियन। ये अगर आप दोनों डोनेशन देखोगे ना, तो ये दोनों डोनेशन हमें स्पेसिफिक है। तो लिखो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर पवेलियन, दोनों से पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, फॉर पवेलियन है पहले, और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट।
जो भी इसमें होगा आपको लिख देना है। अब देखो डोनेशन फॉर पवेलियन कितना है, डोनेशन फॉर पवेलियन है 50,000 और टूर्नामेंट है 40,000। तो यहाँ पे देखो डोनेशन फॉर पवेलियन 50,000 और ये हो गया 40,000। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। ठीक है ना। अब आप आगे आ जाओ, चैरिटी गिवन। मुझे बताओ चैरिटी गिवन पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। तो कहाँ आएगा? इस साइड। तो भेज दो बेटा, पेमेंट साइड आएगा ना, पैसा आ रहा है जा रहा है ना, ये देखो ना चैरिटी गिवन। बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? मैं वेट कर रहा हूँ। जा रहा है सर। क्योंकि इसने रिसीव नहीं बोला है। चैरिटी गिवन मतलब किसी ने हमें चैरिटी दिया है या लिया है? वैसे तो दिया है हमने। हमने दिया है। ठीक है, लिखो चैरिटी रिसीव्ड तो नहीं है, खाली चैरिटी वैसे हमें मिलती है। चलिए ठीक है, लिख रहा हूं मैं। कितना अमाउंट है? 10,000 है। ठीक है, ये एक बार ध्यान रखना, ये लैंग्वेज थोड़ी क्लियर नहीं है। और मैच एक्सपेंसेस पैसा जा रहा है। ठीक है ना, तो लिखो बाई मैच एक्सपेंसेस, बाई सैलरी टू कोचेस, ये सब पैसा जा रहा है। तो बाई मैच एक्सपेंसेस और टू सैलरी, सॉरी बाई सैलरी टू कोचेस है सर। तो लिख दो बाई सैलरी टू कोचेस। और इसी तरह से आप देखोगे होनोरेरियम, अभी एक बात हुई थी होनोरेरियम की, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो जाएगा तो लिखो बाई होनोरेरियम। ठीक है, तो इन सबकी अमाउंट लिख लो। एक तो हमारा ये हो गया 10, 30 लिख लेते हैं। सबका अमाउंट लिख लो स्टूडेंट्स। और इसी तरह से सैलरी टू कोचेस बताओ कितना है? 63,600, इसको भी लिखो। ठीक है, और होनोरेरियम देखो कितना है? 4,000 का होनोरेरियम है, जो कि बहुत कम अमाउंट है। तो ये भी लिख लो। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ रहा है देखो। इन्वेस्टमेंट परचेज, अगर हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो पैसा आया होगा कि गया होगा, बताइए स्टूडेंट। गया होगा। गया होगा, तो कहाँ आना चाहिए? बाई साइड में। ठीक है, तो लिखो 12% इन्वेस्टमेंट परचेज, लिख लो जल्दी जल्दी। अमाउंट बताओ कितना है? 12% इन्वेस्टमेंट परचेज कितना है? 6,000। ठीक है, तो 6,000 लिख दो यहाँ पे। इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, इसमें कुछ नया हमने कुछ भी नहीं किया, बस खाली पैसा आ रहा है जा रहा है। ये देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज 50,000, इससे हमने पैसा खरीदा है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज, यहाँ बाई लगा देता हूँ। बाई स्पोर्ट्स, हाँ यहाँ पे 6,000 की जगह 60,000 आएगा। एक मैं देख लेता परचेज में। हूँ, देख रहा हूँ। बाई इन्वेस्टमेंट परचेज ऊपर 12%। अच्छा, मैंने कुछ और देख लिया क्या? वहाँ पे इन्वेस्ट वाला था वो। ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा, सही है। और इसके बाद देखना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का खरीदा?
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया हमने, एक 50,000। गलती, ठीक है 50,000 है ना। मैंने ना अमाउंट जो है, अब एक बार सही कर देता हूँ, रुक जाओ, ये ऊपर नीचे हो गया अमाउंट, कोई बात नहीं। होनोरेरियम के बाद मैंने ना वो दूसरा वाला अमाउंट दिख गया, होनोरेरियम के बाद मैंने 12% इन्वेस्टमेंट लिखा, और उसके बाद मैंने एंट्रेंस भी अभी नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखा है। तो एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिखा देते हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट 6,000 है, तो बताओ कहाँ आएगा। रिसिप्ट साइड। रिसीट साइड या पेमेंट साइड? रिसिप्ट। रिसीट, क्योंकि इससे पैसा हमें मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उस पर इंटरेस्ट आया है, दैट मीन्स हमें पैसा मिल रहा है, तो ये हमेशा रिसीट साइड आएगा। तो लिखो टू एंट्रेंस फी और टू इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट। एंट्रेंस फी 4,000 है और ये 6,000 है, तो लिख दो टू एंट्रेंस फी और टू इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लिख दिया सबने। अब यस सर। एंट्रेंस एंट्रेंस फी देखो आपका था 4,000 और ये था 6,000, तो यहाँ पे आप 4,000 लिख दो और इसको लिख दो बेटा 6,000, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं आया तो तुरंत बताए मुझे वो बच्चा। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है बेटा, बस ये देखो पैसा आ रहा है जा रहा है, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। आगे देखते जाओ। इसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज, ये हमारे लिए एक तरह से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज 50,000, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये हम लिख चुके हैं। अच्छा अब क्या रह गया, तो एक बार चेक कर लेंगे, कुछ भी छूट नहीं रहा है। अब हमें क्या करना है, कैश क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इसका आंसर हमें निकालना है। तो लिखो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बाई क्लोजिंग बैलेंस, और आप यहाँ पे देखो जैसे जैसे लिखा हुआ है ना वही वही लिख दो। तो आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है, तो यहाँ लिख दो कैश इन हैंड, और जितना अमाउंट है इसका अमाउंट लिख दीजिए, 24,000 है अमाउंट। और कैश एट बैंक है तो इसका लिख दो यहाँ पे, और ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका टोटल करना है आपको, ठीक है। और इसका टोटल देखो इस तरफ का ज्यादा है, फटाफट इसका टोटल कर लेते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ, अगर किसी बच्चे ने कर लिया है तो बताए। मैं पहले ये वाली साइड का टोटल कर रहा हूँ। तो 1,10,000 आ गया, प्लस 1,52,000, और इसी तरह से 50 और 20 70, फिर 44 और 6 50, प्लस कर देता हूँ 50,000। तो मेरा जो टोटल आया दैट कम्स टू 38, कितना आ गया, 3,82,000। तो लिख लो यहाँ 3,82,000, और इसी का टोटल यहाँ पे नोट कर लेंगे, और इसमें से सब माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 3,82,000। इसमें से बेटा माइनस करते जाओ, क्या क्या माइनस करना है। एक तो 70 और 30, 1,10,000, 1,00,000, 1,73,600, और 64,000, और माइनस कर दो 50,000। तो हमारा ये आ गया 94,400, ठीक है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 94,400 लिख देंगे,
और इसमें से 24,000 निकाल दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ या ना बताओ। तो क्या निकल के आएगा बेटा? 70,400। हाँ, और आंसर कितना है? ये यही चैरिटी। है। ठीक है ना, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक सबने नोट कर लिया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, 94,400 जो आया है ये आना चाहिए। तो अगर ये कम पड़ रहा है तो जो भी आंसर होगा वो कैश एट बैंक हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये बन गया हमारा 70,400 और यही आंसर है। ठीक है ना, तो बस इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं और ये हो गया हमारा सॉल्व। इसको ना आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, लिख देना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि भाई ये आपने सॉल्व किया है। ऐसे। ठीक है, आ गया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो ये मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ। अब इस तरह से आपको घर पे सॉल्व करना है। तो ये तो हमने कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप घर पे करोगे। ठीक है, आई एम सर लिविंग इट। हाँ, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई तो? वो आएगी नहीं, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है। तो इसके अंदर जितना पैसा आएगा उससे ज्यादा तो आपने कभी पे किया नहीं होगा। सोचने वाली बात कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जितना उसके पास पैसा होगा उससे ज्यादा तो उसने खर्चा किया नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा आपको इसी साइड आंसर आएगा। क्योंकि इसके अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो जितना पैसा आ रहा है और जा रहा है सिर्फ वही आ रहा है, यानी कि सारी ट्रांजैक्शन कैश वाली ट्रांजैक्शन। तो इसीलिए अगर किसी एनपीओ के पास कम पैसा होगा तो वो ज्यादा पेमेंट क्यों करेगी, कर ही नहीं पाएगी। तो इसकी चिंता छोड़ दो आप। ठीक है, सर बैंक से भी ले सकते हो पैसे, क्या? ओवरड्राफ्ट निकाल सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो कर सकते हैं। एनपीओ कोई नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम क्लोजिंग बैलेंस करेंगे ना तो इस बैंक का बैलेंस आ सकता है माइनस में। ठीक है, लेकिन कैश का नहीं आएगा। तो बैंक का माइनस में आएगा तो फिर उसको हम डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे? एक्चुअली क्या है कि उसको तो फिर हमें क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट करके। ठीक है, आपका बैलेंस ना जितना कैश का बैलेंस है उतना ही पे होता है। एक्चुअली कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एक ही चीज है। खाली जब हम अकाउंट बनाते हैं तो दोनों को एक साथ ही भेजते हैं। तो आएगा आपका राइट साइड में ही, उसकी चिंता मत करो। आपको प्रैक्टिकली ओवरड्राफ्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, सर अभी मैंने क्वेश्चन 4 सोल्व करा था, वो तो मेरा हाँ बोलो। ज्यादा आ रहा क्रेडिट साइड वाला। ठीक है, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ भेज देना अगर आ जाए तो। कैश इन हैंड तो खैर नहीं आएगा, बैंक आ सकता है। ठीक है, तो बैंक आ सकता है, तो अगर आता है तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैंक ओवरड्राफ्ट इस तरफ दिखा देना, लेफ्ट साइड। ठीक है, यस सर। वो आप टोटल करोगी तो अपने आप जिस तरफ कम आ रहा है ना उस तरफ अमाउंट भेज देना। अगर इस तरफ कम आया तो ओवरड्राफ्ट ही होगा वो। और अगर राइट साइड में कम आया तो फिर ऑब्वियस सी बात है, ओवरड्राफ्ट तो हो नहीं सकता। अब जैसे हमारा आंसर ये जो 70,400 आया है, ये हमारा इस तरफ आया, दैट मीन्स की जो रिसीट वाला कॉलम है ये ज्यादा है, तभी तो पेमेंट साइड बैलेंस आ रहा है। तो इसका मतलब रिसीट ज्यादा है तो आंसर माइनस में हो नहीं सकता। लेकिन अगर पेमेंट ज्यादा निकल गया बैंक का तो फिर माइनस में रहा होगा, उसने ज्यादा पे कर दिया। तो आप इस तरफ ले लेना। ठीक है, तो ये खत्म, समझे? हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये 5 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन तक होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, बस इसमें ये देखना है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। अब आज हम टॉपिक एक नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अच्छा, इससे पहले कोई डाउट है? नहीं ना?
तो देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट ही हैं, तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस कर देता हूँ, और एक्स्ट्रा क्लास में ना आज इसी टॉपिक को करा दूंगा, फिर आगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग कर लेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला है। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड दिस। अब आपसे कह रहा है कि आपको ये बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक का कहाँ जाएगा? आंसर है कि सर ये चला जाएगा हमारा रिसीट वाले कॉलम में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये हमारा रिसीट कॉलम में चला जाएगा, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब अमाउंट को बाहर भेज देंगे। डोनेशन फॉर जिम कहाँ जाएगा बताइए? रिसिप्ट साइड। रिसीट साइड। एडमिशन फी कहाँ जाएगा? रिसिप्ट साइड। क्योंकि पैसा आ रहा है। लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ जाएगी? रिसिप्ट। क्योंकि ये फी ऐसी होती है, जो मेंबर होते हैं ना हमेशा पूरी लाइफ टाइम के लिए पैसा दे देते हैं फॉर्म, मतलब एनपीओ को। वेजेस एंड सैलरी खर्चा है, तो ये हमारा पेमेंट साइड जाएगा। लॉकर रेंट याद रखना स्टूडेंट्स, हर एक एनपीओ में ना लॉकर रेंट होता है, जहाँ रखे जाते हैं सामान, तो उसके बदले पैसा मिलता है। तो लॉकर रेंट यहाँ पे इनकम है, यानी कि रिसीट है, तो इसको रिसीट कॉलम में भेजें। इसी तरह से इन्वेस्टेड इन, हमने 9% डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, तो पैसा गया होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है। और इसी तरह से हेल्थ जर्नल, हेल्थ जर्नल के नाम पे हमने खर्च किया होगा। स्टेशनरी पे हमने खर्च किया होगा, तो पैसा गया होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे पैसा गया होगा, तो कुरियर चार्ज में पैसा गया होगा। म्यूनिसिपल टैक्स में पैसा गया होगा। जब हमने मशीन परचेज की तो हमारा पैसा चला गया। जब हमने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा तो हमारा पैसा आया, तो ये रिसीट कॉलम में आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस पे हमें इंटरेस्ट मिला है, कहाँ आएगा बताइए? रिसिप्ट साइड। रिसीट साइड। और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो हम क्लोजिंग बैलेंस को भेज देंगे, ठीक है। देखना जरा, रिसीट इन कैश इन हैंड है ना हमारा, तो ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो फ्रॉम द अबव प्रिपेयर रिसीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है, कर लोगे? इसको ट्राई करके रखो। क्या होता है? क्या बोल रहे हो? टर्म डिपॉजिट विद बैंक। कहाँ है? क्वेश्चन 4 में। टर्म डिपो बैंक में हमने, टर्म डिपॉजिट होता है किसी कंडीशन पे ना हमने पैसा जमा किया है। टर्म डिपॉजिट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, या उसमें टर्म्स कंडीशंस लगे होंगे। तो हर एक जितने भी बैंक में पैसा होता है वो टर्म्स लगे ही होते हैं उसमें। तो ये हमारे लिए एक तरह से हमने इसको पैसे को बैंक में जमा किए। फिक्स डिपॉजिट है सर ये? हाँ वैसे कह सकते। ये पेमेंट साइड में लिखा हुआ है फिर। क्या? ये तो पेमेंट साइड में लिखा हुआ है। हाँ तो हमने अगर देखो पेमेंट में लिखा हुआ है तो टर्म डिपॉजिट विद बैंक मतलब हमने बैंक में पैसा जमा किया है, तो पैसा जा रहा है। ये पेमेंट साइड में लिख देना आप, ठीक है। यस। ये ये सारे खर्चे हैं जो एनपीओ ने किए। तो हो सकता है एनपीओ ने बैंक में पैसे जमा कराए हों, ठीक है, तो एनपीओ से पैसा जा रहा है, कम हो रहा है पैसा, तो पेमेंट साइड में आप लिख देना इसको। तो मैं समझूं कि ये हो जाएगा, तो होमवर्क लिख लेते हैं। मैंने आपको 4 तक दिया था ना, तो 5-6 लिख दो एक्सरसाइज का। और एग्जाम्पल कहाँ तक हो जाएगा? लिखो एक्सरसाइज का 5 और 6, और एग्जाम्पल 3 तक।
ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक